हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बेसिकली प्यूपिल टीचर्स के लिए है जिन्हें प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान अपना लेसन प्लान यानी पाठ योजना बनाना काफ़ी मुश्किल लगता है। उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि उन्हें पता हो कि लेसन प्लान के स्टेप्स क्या होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। टीचिंग की 3 फेजेस होती हैं, यानी शिक्षण के 3 चरण या अवस्थाएं होती हैं, जो हैं प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व क्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव फेज यानी अंतः प्रक्रिया अवस्था एंड पोस्ट एक्टिव फेज यानी उत्तर क्रिया अवस्था। प्री एक्टिव फेज में टीचर्स टीचिंग की प्लानिंग करते हैं यानी योजना बनाते हैं। इस फेज में वो सभी एक्टिविटीज आती हैं जो टीचर्स क्लासरूम में जाने से पहले करते हैं। इसमें खास तौर पर लेसन की प्लानिंग की जाती है यानी पाठ योजना तैयार की जाती है। ये टीचिंग की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज होती है और इस फेज में टीचर्स को खाली लेसन की डिज़ाइनिंग ही नहीं करनी होती है, बल्कि उन्हें बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि वो ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करते हैं यानी उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं जिन्हें उस लेसन को पढ़ाकर अचीव करना होता है। इसके अलावा वो ये भी डिसाइड करते हैं कि उस स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज और मेथड्स अपनाए जाएं और कौन सी टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सामग्री यूज़ की जाए ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाया जा सके। सो व्हाट इज़ अ लेसन प्लान? लेसन प्लान होता क्या है? अ लेसन प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन्स द कंटेंट ऑफ योर लेसन स्टेप बाय स्टेप. Lesson plans primarily include a schedule of activities that a teacher will deliver in the lesson. तो लेसन प्लान वो डॉक्यूमेंट है जो आपके कंटेंट को यानी विषय वस्तु को जो आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन करता है। ये उन एक्टिविटीज़ का स्केड्यूल होता है जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते टाइम करते हैं। तो चलिए लेसन प्लान का जनरल फॉर्मेट देखते हैं कि कैसा होता है। इसको अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है। अगर आपको कोई और फॉर्मेट मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या फिर वो सही है और ये गलत है। लेसन प्लान बनाने के कई फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो प्यूपिल टीचर्स इसे लिखने के लिए बोथ साइड रूल्ड पंच शीट्स यूज़ करेंगी, यानी जिन पर दोनों तरफ लाइंस हों। तो सबसे पहले आप लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर डेट यानी दिनांक लिखेंगे और डेट के नीचे क्लास यानी कक्षा लिखेंगे। सेंटर में सब्जेक्ट यानी विषय लिखेंगे और सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक यानी प्रकरण लिखेंगे। टॉपिक को अंडरलाइन जरूर करिएगा। फिर टॉप राइट कॉर्नर पर आप पीरियड यानी चक्र लिखेंगे और पीरियड के नीचे ड्यूरेशन यानी अवधि लिखेंगे, जो कि आमतौर पर 35 to 40 मिनट्स होती है। बिल्कुल ऐसे ही आप ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर जो भी आप यूज कर रहे होंगे अपने क्लास में उस पर भी लिखेंगे टीचिंग करते टाइम। अब सबसे पहली हेडिंग होगी जनरल एम्स यानी सामान्य लक्ष्य की। सभी सब्जेक्ट्स यानी विषयों को पढ़ाने के अपने अलग अलग एम्स होते हैं जो आपको नेट पर या टीचिंग मेथोडोलॉजी की बुक्स में मिल जाएंगे। तो आपको करीब 6 to 7 जनरल एम्स लिखने हैं यहाँ पर। फिर जनरल एम्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी विशिष्ट उद्देश्य की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो कि आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। तो जनरल एम्स पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने के जनरल एम्स हैं टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी छात्र छात्राओं को अर्थशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, और टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स with the contemporary economic problems and enable them to appreciate the efforts being made to tackle them. यानी छात्र छात्राओं में आर्थिक समस्याओं के प्रति व्यापक चेतना का विकास करना
और उनका समाधान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करना। तो ये पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और इसलिए जनरल होते हैं नेचर में, और इस वजह से इन्हें अचीव करना मुश्किल होता है। पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो आप क्लास में पढ़ाने वाले हैं, तो उन्हें अचीव करना आसान होता है। आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीनों डोमेन्स को ध्यान में रखकर सेट करने हैं। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक पक्ष में आप दो ऑब्जेक्टिव्स नॉलेज लेवल यानी ज्ञानात्मक स्तर के लिए, दो कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधात्मक स्तर के लिए और दो ऑब्जेक्टिव्स एप्लीकेशन यानी ज्ञानोपयोग के लिए सेट करेंगे। फिर दो ऑब्जेक्टिव्स अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष के लिए सेट करेंगे और साइकोमोटर डोमेन के लिए एक ऑब्जेक्टिव भी काफी होगा। इस पर हम पूरा वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इनकेस आप देखना चाहते हो तो। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद थर्ड हेडिंग होगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल या मटेरियल एड की, यानी शिक्षण सामग्री की। यहां पर आप जो भी चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड्स, मैप, टाइमलाइन जो कुछ भी यूज करेंगे टीचिंग के टाइम वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ट शोइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की समस्याओं को दर्शाता हुआ चार्ट, और टाइमलाइन डिपिक्टिंग द अर्ली लाइफ ऑफ अकबर, यानी अकबर के प्रारंभिक जीवन को दर्शाती हुई समय रेखा। फिर अगली हेडिंग होगी प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान की। यहां आप लिखेंगे कि बच्चे को पहले से क्या पता है जो उसे नए टॉपिक को समझने में मदद करेगा। जैसे कि हिस्ट्री में इवेंट्स हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कालानुक्रमिक होते हैं, तो अगर हम अकबर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में तो बच्चों को हुमायूं के बारे में पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ बस एक लाइन में ही लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लिख सकते हैं कि छात्र छात्राएं बाबर और हुमायूं के बारे में ज्ञान रखते हैं, यानी स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट हुमायूं, बाबर एंड हुमायूं, या स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट बाबर एंड हुमायूं। या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और उसमें टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट चिल्ड्रन हैव बेसिक नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर, यानी छात्र छात्राएं कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना की। यहाँ पर हम न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से यानी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं। लेसन को इंट्रोड्यूस करना भी अपने आप में एक स्किल है। इसको अलग अलग ढंग से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि हम कोई स्टोरी सुनाकर या फिर क्वेश्चंस पूछकर, पिक्चर्स या चार्ट दिखाकर, एक्ट करके, पोएम्स रिसाइट करके किसी भी तरह से इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए दो कॉलम्स बनेंगे, एक प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी यानी छात्र या छात्राध्यापिका क्रिया का, और दूसरा स्टूडेंट्स एक्टिविटी यानी छात्र या छात्र क्रियाएं। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स से 3-4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड आंसर्स यानी संभावित उत्तर स्टूडेंट्स एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के आंसर से लिंक्ड होगा, तीसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के आंसर से लिंक्ड होगा, और लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होगा यानी समस्यात्मक होगा, जिसका आंसर बच्चों को पता नहीं होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर स्टूडेंट्स को पता ना हो, ताकि उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके उस चीज के बारे में जानने की जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। जब स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाएंगे तब आप अपना टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इकोनॉमिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि की विशेषताएं पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच कंट्री डू वी लिव इन, हम किस देश में निवास करते हैं। स्टूडेंट्स कहेंगे वी लिव इन इंडिया, हम भारत देश में निवास करते हैं।
अब सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि वेयर डज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन इंडिया, भारत में अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो आंसर होगा इसका, एक्सपेक्टेड आंसर होगा कि मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव इन द विलेजेस, भारत में अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ विलेज, यानी गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, जिसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा कि मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ विलेजेस इज एग्रीकल्चर, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, जिसके बारे में उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं होगी। तो लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की विशेषताएं क्या हैं। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, यानी समस्यात्मक प्रश्न, जिसका उत्तर या आंसर स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक्टिविटी वाले कॉलम में, यानी समस्यात्मक प्रश्न। और अब हम अपना टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे, जिसके लिए हेडिंग डाली जाएगी स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी उद्देश्य कथन। यहां हम लिखेंगे कि टुडे वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन डिटेल। आज हम भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब अगली हेडिंग होगी प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुतिकरण। अब स्टेटमेंट ऑफ एम तक आप सिंगल पंच शीट पर लिख रहे थे सब कुछ, पर अब प्रेजेंटेशन पार्ट के लिए आपको 2 पंच शीट एक साथ चाहिए होंगी इस तरह से। यहां पर आप लेफ्ट पंच शीट पर 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी टीचिंग पॉइंट, यानी शिक्षण बिंदु, और सेकंड की होगी प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, यानी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रियाएं। ये सबसे चौड़ा कॉलम होगा। फिर दूसरी पंच शीट पर 3 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी, यानी छात्र या छात्रा क्रियाएं। नेक्स्ट कॉलम होगा मेथड्स एंड डिवाइसेस, यानी शिक्षण विधि का। एंड लास्ट कॉलम होगा टीचिंग एड्स एंड ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड वर्क का, यानी शिक्षण सामग्री एवं श्यामपट्ट कार्य का। कुछ लोग इन दोनों चीजों के लिए अलग अलग कॉलम भी बनाते हैं, दोनों तरह से ही सही है। तो जब भी आप कोई लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, तो अगर वो लेसन बहुत बड़ा है तो उसे हमेशा छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए, जिन्हें टीचिंग पॉइंट्स कहते हैं। मतलब जब हमें पढ़ाना है तो पढ़ाते टाइम हम एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ाते जाएंगे, बल्कि हम उसको पहले टीचिंग पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ इकोनॉमिक्स के उसी एग्जाम्पल को देखते हैं जो अभी हमने इंट्रोडक्शन के टाइम डिस्कस किया था, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो अब हम इसे कई टीचिंग पॉइंट्स में बांट सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो सकता है डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, यानी मॉनसून पर निर्भरता। सेकंड हो सकता है डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। थर्ड हो सकता है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी आजीविका का साधन। तो इस तरह से हम एक टॉपिक को 5-6 टीचिंग पॉइंट्स में बांट लेते हैं। अब हर टीचिंग पॉइंट को समझाने के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आप 2-2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हर टीचिंग पॉइंट से पहले। ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज या जनरल नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, तो इससे पहले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पेड़ पौधों को उगाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा सनलाइट, एयर एंड वाटर की। हम सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो एक्सपेक्टेड आंसर है बारिश, नदियां, वेल्स यानी कुएं एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चंस हम प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी में लिख देंगे और इनके आंसर्स हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिख देंगे। और मेथड में हम लिख देंगे क्वेश्चन आंसर मेथड। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट या फिर एक्सप्लेनेशन,
और फिर पूरी बात बताएंगे कि कैसे हमारी सिंचाई बारिश पर डिपेंड करती है, मॉनसून कब आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से हम हर टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज से या जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और फिर हम अपना स्टेटमेंट दे देंगे, यानी हम उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। इस टाइम पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी के कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, यानी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कब? जब टीचर स्टेटमेंट दे रहा होगा या टीचर एक्सप्लेन कर रहा होगा उस टाइम पर, है ना। तो हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी के कॉलम में लिख देंगे कि स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और मेथड वाले कॉलम में लिख देंगे लेक्चर मेथड। अब यहाँ पर अगर हम प्लान कर रहे हैं कि अपना टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते टाइम हम स्टूडेंट्स को कोई चार्ट दिखाएंगे या मॉडल दिखाएंगे या टाइमलाइन दिखाएंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, तो उसका मिनिएचर हम टीचिंग एड / ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में स्टिक करेंगे। मिनिएचर का मतलब है कि छोटी फॉर्म में उसे बनाकर, जैसे कि हमें कोई चार्ट शो करना है तो चार्ट को छोटी फॉर्म में हम बना करके टीचिंग एड / ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में स्टिक कर देंगे। अब अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक्सप्लेनेशन के टाइम पर ब्लैक बोर्ड को भी यूज़ करेंगे, यानी ब्लैक बोर्ड पर भी हम लिखते जाएंगे चीज़ों को, तो जो कुछ भी हम प्लान कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने का, वो सब कुछ हम टीचिंग एड / ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में पहले से ही लेसन प्लान में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, यानी बोधगम्य प्रश्नों की। यहां पर आप कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस पूछेंगे। ये क्वेश्चंस आपके अपने टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए, और ये व्हाट, व्हेन एंड वेयर वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग होगी ब्लैक बोर्ड समरी, यानी शामपट सारांश की। जब क्लास में पढ़ाते टाइम आप ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन स्टूडेंट्स से पूछेंगे, तो स्टूडेंट्स जो आंसर्स देंगे उनको आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखते जाएंगे, पर आप इन्हें डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखेंगे, और इस तरह से आप अपने लेसन की ब्लैक बोर्ड समरी तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी ब्लैक बोर्ड समरी। फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक वही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो आप इस तरह से इसे टॉप पर या फिर सेंटर में या फिर कॉर्नर में, जैसे आपको अच्छा लगे, लिख लेंगे। फिर आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स से। सपोज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मॉनसून, यानी भारतीय कृषि का कितना प्रतिशत भाग मॉनसून पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स आंसर देंगे कि 60% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मॉनसून, यानी भारतीय कृषि का 60% भाग कृषि पर निर्भर करता है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, खाली आप लिख देंगे डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, ऐसे एरो बना करके आप डिपेंडेंस ऑन मॉनसून लिखेंगे, फिर लिख देंगे 60%, यानी मॉनसून पर निर्भरता 60%। आप स्टूडेंट्स से आंसर्स तो हमेशा कंप्लीट सेंटेंस में ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो ऐसे वन वर्ड आंसर देंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनसे कहेंगे कि कंप्लीट सेंटेंस में ही आंसर दें, पर आप उन आंसर्स को ब्लैक बोर्ड पर फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे स्टूडेंट्स से, और वो आंसर्स देते जाएंगे कंप्लीट सेंटेंसेस में, और आप बोर्ड पर उनके आंसर्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखते जाएंगे। या फिर इन आंसर्स को पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 का आंसर पॉइंट 1 बना के लिख दिया, क्वेश्चन 2 का आंसर पॉइंट 2 हो गया, तो 1, 2, 3 पॉइंट्स डाल के आंसर्स लिखते चले गए। इससे आपकी ब्लैक बोर्ड समरी तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट हेडिंग होती है रिटन वर्क एंड सुपरविजन वर्क की, यानी निर्देश तथा निरीक्षण की। तो अब यहां पर आप स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो लोग ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसे कॉपी कर लें। तो यहां पर आप अपने लेसन प्लान में लिखेंगे द प्यूपिल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क, मीनवाइल शी विल सुपरवाइज द क्लास।
छात्र अध्यापिका या अध्यापक छात्र छात्राओं को शामपट सारांश को अपनी कॉपी में लिखने के लिए निर्देशित करेंगे तथा कक्षा का निरीक्षण करेंगे। आजकल ज्यादातर स्कूल्स में व्हाइट बोर्ड्स यूज किए जाते हैं, पर लेसन प्लान में यूजुअली ब्लैक बोर्ड समरी ब्लैक चार्ट पेपर पर बनाते हैं और इस पर सिल्वर पेन से लिखते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी रिकैपिचुलेशन यानी पुनरावृत्ति प्रश्नों की। यहां पर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि यस नो टाइप या ट्रू फॉल्स टाइप, मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। इन क्वेश्चंस को आप रोलर बोर्ड पर पहले से लिखकर क्लास में ले जाएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर लास्ट हेडिंग होती है होमवर्क यानी गृह कार्य की। होमवर्क देना बहुत जरूरी है। यहां पर आप हाउ एंड व्हाई वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लास में जब आप पढ़ा रहे होंगे तो पहले जो भी होमवर्क आपको अपने स्टूडेंट्स को देना है उसे ओरली बताएंगे, फिर उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं सारी हेडिंग्स का। आपके लेसन प्लान में ये सारी हेडिंग्स होंगी। नंबर 1 जनरल एम्स यानी सामान्य लक्ष्य। नंबर 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी विशिष्ट उद्देश्य। नंबर 3 टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड यानी सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री। नंबर 4 प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। नंबर 5 इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। नंबर 6 स्टेटमेंट ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन। नंबर 7 प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। नंबर 8 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस यानी बोधात्मक प्रश्न। नंबर 9 ब्लैक बोर्ड समरी यानी शामपट कार्य। नंबर 10 इंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन यानी निर्देश तथा निरीक्षण। नंबर 11 रिकैपिचुलेशन यानी पुनरावृत्ति एंड नंबर 12 होमवर्क यानी गृह कार्य। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब लेसन प्लान बनाते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।